हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो गाइस, फिजिक्स की बेसिक मैथ्स की सीरीज हमारी रनिंग है और पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमने फिनिश किया था। गाइस, हम लोग अभी करंटली कैलकुलस वाले सेगमेंट में चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस जो है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है और उसमें से जितना हमें फिजिक्स में अप्लाई करना है हम केवल उतनी ही पोर्शन को टच कर रहे हैं। तो ये जो कैलकुलस पोर्शन है ये मेनली तीन पार्ट्स में बात हो चुकी है अपनी, इस बारे में तीन पार्ट्स में हमें पढ़ना है। उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज डिफरेंशिएशन, जो हम पढ़ चुके हैं अलोंग विद इट्स एप्लीकेशन। सेकंड सेगमेंट जो है जो हम आज पढ़ने वाले हैं दिस इज इंटीग्रेशन। और थर्ड सेगमेंट जो होगा दैट विल बी अबाउट मैक्सिमम मिनिमम, राइट। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का डिस्कशन, इंटीग्रल कैलकुलस का डिस्कशन कर रहे हैं। ये भी पूरा कहानी जो है ये दो पार्ट्स में अपन को पढ़ना है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल फ्लेवर इसका देखना है। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, उसमें फिर अपन इंटीग्रेशन को फिजिक्स में कैसे यूज करना होगा, कहां कहां पर फिजिक्स में काम आने वाला है, उन पोर्शंस को अपन कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज, स्ट्रेट अवे इंटीग्रेशन के डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो टैगलाइन है, इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी चीज को हमें यहां पर इलैबोरेट करना है, समझना है कि भाई इंटीग्रेशन जो है दैट्स जस्ट द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर किसी चीज का, किसी ए का डिफरेंशिएशन बी है तो हम ये प्रूव करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं दैट बी का इंटीग्रेशन जो होगा वो ए हो जाएगा, है ना। अगर a का डिफरेंशिएशन b है तो b का इंटीग्रेशन जो है वो a हो जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है दैट्स एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इस थीम के साथ अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन क्या है। अगर आपका ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो विद दिस टर्म, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आराम से तसल्ली से समझो। जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल ऑपोजिट है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस? डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी चीज को बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करके एनालाइज करना। ठीक है, आपने बहुत सारे स्मॉल स्मॉल, उसको इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट्स बोला जाता है, राइट। इनफाइनाइटेसिमल मतलब विच इज इनफाइनाइटली स्मॉल। तो किसी भी चीज को बहुत सारे स्मॉल 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 पार्ट्स में अगर उसको अपन ब्रेक कर रहे हैं तो वी कॉल दैट एज डिफरेंशिएटिंग। और उन सारे पार्ट्स को अगर मैं वापस से सम अप कर लूं, उन सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को अगर मैं ऐड कर लूं, वी कॉल दैट एज इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन, है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है? डेफिनेशन देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अप a large number of, it is a process of adding up a large number of infinitesimal elements. बच्चों, infinitesimal elements मतलब elements which are very very small, मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कितना छोटा है, वैल्यू नहीं बताई जा सकती है। लाइक हम बोले कि 0.00001 नहीं, वो भी इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट नहीं है, उससे भी छोटा। तो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को अगर अपन ऐड कर रहे हैं किसी एक क्वांटिटी को बनाने के लिए, तो वी कॉल दैट प्रोसेस एज इंटीग्रेशन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं समझा रहा हूं, पर अभी मोटा मोटा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि बहुत सारे स्मॉल 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 क्वांटिटीज को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, सम अप कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो उसको अपन इंटीग्रेशन कह रहे हैं। ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा था, इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वो तो अपन को अभी क्या एनालाइज करना ही है। अब देखो गाइज, इसको मैं रिलेट कराने के लिए आपको एक और सिंबल याद दिलाता हूं, आपको एक और सिंबल याद दिलाता हूं। दिस सिंबल, इट इज दिस सिग्मा। ये मेरे ख्याल से सबको ध्यान होगा, लोअर क्लासेस में आपने सिग्मा को, इस समेशन को काम में लिया हुआ है। तो ये जो सिंबल मैं लिख रहा हूं दिस इज सिग्मा, समेशन के लिए होता था, है ना। अब अपन इसको कैसे यूज करते थे एक बारी रिकॉल करो। मान लीजिए आपने इस सिग्मा के अंदर यहां पे लिख दिया n, ठीक है, वेयर n इज लेट्स से इंटीजर, है ना, या होल नंबर। आपने कुछ डिफाइन कर रखा है कि भाई n जो है वो इंटीजर है या होल नंबर है। तो इस सिग्मा का मतलब होता था कि हमें ऐड करना है, समेशन करना है। फिर सिंबल से आप समझ गए कि हाँ समेशन करना है। फिर हमें यहां बताना होता था कि किसका समेशन करना है। तो मैंने लिख दिया, मान लो मुझे होल नंबर्स का समेशन करना है।
अब उसके बाद यहां पर अपन लिखते थे कि n इक्वल्स टू लेट्स से 1 से 10। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या होता था कि अपन को कहां से लेकर कहां तक के नंबर्स ऐड करने हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन अपन क्या समझते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन अपन क्या समझते हैं कि सर आपको ना होल नंबर्स ऐड करने हैं, और कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक के आपको होल नंबर्स ऐड करने हैं। इसका मतलब आपको ये क्या करना है ऑपरेशन, दिस इज 1 + 2 + 3, और ऐसे करते 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 +10 तक ये जाएगा, यही मतलब निकलता था इसका। तो जो ऑपरेशन, जो उद्देश्य आप ये सिग्मा से अकम्प्लिश करते हो ना, समेशन से जो आप काम कर रहे हो, वही काम अल्टीमेटली आप देखिए इंटीग्रेशन भी करने वाला है, बस एक मेन अंतर आएगा, एक डिफरेंस आएगा। तो सिग्मा को लेकर, समेशन को लेकर आपकी फीलिंग क्लियर है कि हाँ सर ये पता है हमको कि ये चीज जो है ये एडिशन के लिए काम आती थी, समेशन के लिए काम आती थी। तो यहां हमें सिग्मा सिंबल लगाना होता था ताकि रीड करने वाला समझ जाए कि भाई समेशन करना है, ऐड करना है। यहां हमें लिखना होता था कि किसका समेशन करना है, किसको ऐड कर रहे हैं, और यहां लिखना होता था कि कहां से कहां तक का एडिशन करना है। तो बच्चों, सिग्मा समेशन हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, गिनती के कुछ चुनी हुई वैल्यूज जो है उन्हें ऐड करना हो। जब भी मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, यहां 1 से 10 10 वैल्यूज को ऐड करना है, 100 को भी ऐड करना होता तो हम सिग्मा यूज करते, 1000 को भी ऐड करना होता तो हम सिग्मा यूज करते। जब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करना है, जब पता है कि कितनी वैल्यूज हैं, तो सिग्मा यूज कर रहे हैं। और जब लार्ज नंबर, अब लार्ज नंबर में डिफाइंड नहीं है कि कितने, आप कहें इनफाइनाइट नंबर, है ना, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल वैल्यूज को, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो फिर हम सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन काम में लेते हैं, समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन काम में लेते हैं, है ना। तो ये चीज तो मैंने आपको बोला, ये कब यूज बोले, व्हेन फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, when finite number of values are to be added। ठीक है, फाइनाइट वैल्यूज हैं तो ये यूज कर रहे हो। और इसका मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जब लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो इंटीग्रेशन यूज मिलेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो, इसको आप इस तरह से समझ के देखो। एक हल्का सा ब्रीफिंग में आपको देता हूं, एक हल्का सा ब्रीफिंग में आपको देता हूं, और फिर इसका अपन सिंबल क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सब सेटअप करेंगे। तो गाइस मान लीजिए दिस इज अ कंप्लीट लाइन सेगमेंट, ये एक पूरा लाइन है। ठीक है, इस कंप्लीट लाइन को मान लो मैं बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो लेट्स से वो पार्ट्स जो है वो इस तरह से बन रहे हैं, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, अगर अपन इनिशियली ऐसा बोल रहे हैं, अगर अपन इनिशियली ऐसा बोल रहे हैं कि सर इसका पूरा जो लेंथ है ना, इसका जो कंप्लीट लेंथ है, लेट्स से दैट कंप्लीट लेंथ इज एल, ये इसका कंप्लीट लेंथ जो है वो एल है, और इसको मैंने अभी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया। लेट्स से ईच पार्ट हैज अ लेंथ डी एल। अब ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में समझाया था कि जब भी अपन ऐसे लिखते हैं ना, डी एल, डी एम, डी टी, डी एक्स, इसका मतलब होता है इनफाइनाइटिजिमल एलिमेंट, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा एलिमेंट है। जैसे डी एल का मतलब है अ वेरी वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। डी टी, टी अगर टाइम है तो डी टी का मतलब हो गया वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एम अगर मास है तो डी एम का मतलब हो गया अन इनफाइनाइटली वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास। तो मैं इस कंप्लीट सेगमेंट को बच्चों, इस कंप्लीट सेगमेंट को ऐसे डी एल, डी एल, डी एल, ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में, ईच ऑफ लेंथ डी एल, ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर अगर इन सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को मैं ऐड कर लूं, है ना, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं? आप कहेंगे सर इनफाइनाइट पार्ट्स होंगे। बच्चों, ये जितना साइज तुमको दिख रहा है ना, ये इतने बड़े पार्ट्स नहीं है,
ये तो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल पार्ट्स करने होंगे, मैंने तो बहुत बड़े बनाए हैं। ये नेग्लिजिबली स्मॉल पार्ट्स की, इसको और तोड़ दो, इसको और तोड़ दो, इसको और तोड़ दो, और छोटा वैल्यू, और छोटा वैल्यू, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हो गए। तो ऐसे कितने पार्ट्स बन सकते हैं सर? अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होंगी। तो टोटल लेंथ को अपन लिख सकते हैं कि अगर मैं सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को ऐड कर लूं, इन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं, इनका सम अप कर लूं, इनको ऐड अप कर लूं, तो आई विल गेट द टोटल लेंथ। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज इंटीग्रेशन। ये dl क्या था? ये dl था नेग्लिजिबली स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लेंथ। इस लेंथ का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा वो dl है। और ऐसे सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स को अपन अगर इंटीग्रेट कर ले, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, वो मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स को अगर अपन ऐड कर ले, जैसे यहां पे सिग्मा से रिप्रेजेंट हो रहा था, यहां पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, इसको एस से नहीं लिखना है ऐसे, है ना, ये एस की तरह नहीं आएगा, ये इस तरह का सिंबल है। तो अगर अपन ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहते हैं इसको, तो विल गेट द टोटल लेंथ। सारे छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ मिल जाने वाली है। दैट इज द बेसिक फीलिंग, द बेसिक आइडिया कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या अकम्प्लिश कर रहे हैं बच्चों? फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऐड करनी है, तो सिग्मा समेशन पहले जो चला करता था वही है, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल वैल्यूज ऐड करनी है, एक रेंज पूरी ऐड करनी है, तो इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी, आपको समझ में आता जाएगा। बट जैसे मैंने कहा बच्चों, आज मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है ना, मैथमेटिकल वर्जन जो है वो पहले सिखा रहा हूं, और फिजिक्स में कहां कैसे काम आएगा वो फिर अपन नेक्स्ट स्टेज में अगले लेक्चर में उसको सीखने वाले। राइट, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इसका सिंबल, इसको रीड कैसे करना है, इसको पहचानना कैसे है, एंड ऑल दैट। तो गाइज इंटीग्रेशन जो अपन सीखेंगे, इंटीग्रेशन जो अपन समझेंगे, ये दो टाइप का होता है, दो कैटेगरीज हैं इसमें। राइट, इंटीग्रेशन जो अपन सीखने वाले दो कैटेगरीज हैं। इसमें एक कैटेगरी जो है दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक कैटेगरी है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो कैटेगरीज, ये दो पार्ट्स में अपन इस बात को एनालाइज करने वाले हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब इनका क्या मीनिंग है वो सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो इनडेफिनेट, जैसे इन शब्दों का मतलब क्या होता है? इन शब्दों का मतलब क्या? इनडेफिनेट जिसका मतलब अनिश्चित होता है ना, कुछ फिक्स नहीं है। और डेफिनेट मतलब जहां सर्टेनिटी है, मीनिंग तो यही होता है इनका, इनडेफिनेट अनिश्चित। राइट, डेफिनेट मतलब जहां पे सर्टेनिटी है, जहां पे कुछ निश्चितता है। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन पढ़ने वाले, बट पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, सिंबल क्या है। जैसे नॉर्मल एडिशन सीखते हो तो सबसे पहले उसका सिंबल समझाया जाता है, फिर उसको हैंडल कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है ना। मल्टीप्लिकेशन है तो उसका सिंबल समझाया जाता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन देखते हो। तो ऐसे ही बच्चों इंटीग्रेशन में दिस इज द सिंबल, ये आपका सिंबल हो गया। ठीक है, इस सिंबल के जस्ट नेक्स्ट लिखा है fx। अब ये आपको अच्छे से पता है, अपन बात कर चुके हैं पहले भी। fx मतलब दिस इज सम फंक्शन ऑफ x, राइट। कोई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी एक फंक्शन है, तो यहां पर दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर यहां पर हमें दिखाई देता है dx, फिर यहां पे हमको दिखाई देते हैं कुछ x1 और x2, और हम एक एक करके समझा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। So basically this is how the integration looks like, है ना। इंटीग्रेशन इस तरह का आपको नजर आता है। अब इसका क्या मतलब है उसमें एक एक करके आप इसका मीनिंग समझना। तो गाइस सबसे पहले तो ये जो यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे वो सिंबल ऑफ सिग्मा था, ऐसे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो जब भी एड अप करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो ये सिंबल नजर आएगा। अब उसके बाद दिस इज बेसिकली, ये जो fx लिखा हुआ है ना, दिस इज बेसिकली द फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड। जैसे अपन लास्ट लेक्चर में गाइस बात कर रहे थे कि सर x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन करना है,
तो ये देखते अपन समझ जाते थे कि इसका डिफरेंशिएशन होना है एक्स के रिलेटिव होना है ना। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का हो रहा है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये फंडे चलते थे बच्चों। उसी प्रकार हमें यहां पर बताना होता है द फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, हमें किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो यहां पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह जो भी है। तो दिस इज बेसिकली द function which is to be integrated, which is to be integrated। ठीक है, तो कौन से फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज बेसिकली एफ एक्स। फिर इसके बाद अपन यहां देखें, ये जो लिखा हुआ है यहां पे बच्चों, दिस इज द वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज बीइंग परफॉर्म। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे यहां पर भी है इंटीग्रेशन इसका हो रहा है। और ये जो यहां डी एक्स लिखा है, ये एक्स आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। दिस इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स आपका एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहां पे जो आपको दिख रहे हैं दिस x1 एंड x2, बच्चों ये x1 और x2 ना ये इसी की तरह है कि साहब किसको ऐड करना है, n को करना है। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए सर, 1 से 10 तक होनी चाहिए। तो ये इसका लोअर एंड अपर लिमिट होता था, है ना, कि कहां से कहां तक ऐड करना है। यहां पर इनका वही काम है कि x1 जो है गाइस, x1 जो है, this x1 is called the lower limit, this x1 is called the lower limit or the initial limit, और इस x2 को फिर फर्दर अपन बोलेंगे द अपर लिमिट। ये इसका फाइनल लिमिट है, या इसको अपन अपर लिमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन लुक्स लाइक, कि आपका इंटीग्रेशन का सिंबल आ रहा है, फिर यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिलेटिव, और जब जिसको इंटीग्रेट करना है तो बताना पड़ेगा ना कि कहां से कहां तक की वैल्यूज ऐड करनी है। तो वो ये लिमिट्स के थ्रू बताते हैं कि यहां किसको इंटीग्रेट करना है, साहब इसको इंटीग्रेट करना है। वेरिएबल क्या है, तो एक्स वेरिएबल है। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो x1 से लेकर x2 तक परफॉर्म करना है, वो लिमिट्स लगाते हैं। तो जैसे भी ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा, वर्किंग स्टार्ट करूंगा, आएगा समझ में। तो गाइज यहां पे होता क्या है, जब हम बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, है ना, अभी आप जो दो कैटेगरीज देखोगे, तो इसमें जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा ना, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। जब हम बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट कर रहे होंगे, विदाउट लिमिट्स जब अपन इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो दैट विल बी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। विदाउट लिमिट्स ये हो जाएगा। और जब विथ लिमिट्स अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब ये x1 x2 की लिमिट्स के साथ अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसको अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। मीनिंग मैं अभी समझा रहा हूं पूरा, पर एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया कि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स इज इनडेफिनेट एंड इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स इज डेफिनेट। ठीक है, अब ये तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन सिंबल क्या है। ठीक है, अब इसके बेसिक फॉर्मूलाज पहले सेटअप करते हैं। मैंने बोला ना पहले अपन इसका मैथमेटिकल फ्लेवर देख रहे हैं। जैसे आपने पहले डिफरेंशिएशन सीखा, तो डिफरेंशिएशन में आपने सीधा x की पावर n, है ना, 5x स्क्वायर 6x क्यूब, पूरा पॉलिनोमियल, साइन कॉस टैन, e टू द पावर x log x, इन सब का डिफरेंशिएशन सीखा। कोई रीजन आप नहीं जानते हो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों है ना, आप ये रीजन नहीं जानते हो कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1 क्यों है। ये सिर्फ फॉर्मूलास की तरह हमने एक्सेप्ट किए हैं, इसके रीजनिंग वगैरह एक पूरा डिटेल्ड कैलकुलस का डिस्कशन है, वो अपने फिजिक्स के स्कोप में रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखे थे, उन्हें याद किया था, प्रोडक्ट रूल सीखा, डिवीजन रूल सीखा, चेन रूल सीखा। उसी प्रकार पहले इंटीग्रेशन में अपन बेसिक फॉर्मूलाज लेके आ रहे हैं, है ना, कि फॉर्मूलाज क्या है, रिजल्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन करना कैसे होता है। और फिर अगले लेक्चर में तुम फील कर पाओगे कि इंटीग्रेशन सर ने क्यों सिखाया था, कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन काम कहां आने वाला है, उसकी फीलिंग आपकी डेफिनेट तौर पे बन जाएगी। सो गाइस, फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन पे मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली यही अपना मेन साथी होंगे, ये फॉर्मूलाज ही मेनली अपन को ध्यान रखने। सो फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन में
सबसे पहला रिजल्ट जो अपन को यहां पे यूज करना होता है, दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ, जिससे पहले एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन आपने सीखा था, ऐसे यहां पे मैं एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, तो एक्स की पावर एन डीएक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी सेंस में यहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डिस्कशन कर रहा हूं गाइस। मैंने अभी आपको बोला, मैं अभी सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब बिना लिमिट्स का जो इंटीग्रेशन है उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, और जब इनडेफिनिट, जब इंटीग्रेशन करना आ जाएगा तो उसके बाद लिमिट्स ही अप्लाई करनी होंगी, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को एनालाइज करते हैं, और जैसे मैंने कहा इनडेफिनिट जो है वो बिना लिमिट्स के आएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन, कि अगर मुझे एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करना है, और देखना लिमिट्स नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, कोई अपर एंड लोअर लिमिट मैंने नहीं लगाई है, बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जो है, दिस इज बेसिकली एक्स टू द पावर n plus 1, just receive this as a formula upon n plus 1। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट यहां पे एक और प्लस सी भी लगेगा। अब ये प्लस सी क्यों लगाया है, ये कार्ड मैं कुछ समय बाद अभी खोलता हूं, है ना, इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप समझो, इसको ध्यान रखो कि हाँ, जब भी बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, तो साथ में यहां पे एक प्लस सी लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट लिखेंगे, दिस सी सम कांस्टेंट, हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, बट दिस इज सम कांस्टेंट। क्यों लगाया है वो अभी तुम्हें 5-7-10 मिनट में समझ में आ जाएगा, देखते जाओ। राइट, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, तो nx टू द पावर n माइनस 1, ऐसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, देखना कि यहां x का जो पावर था ना, ये पावर 1 से बढ़ गया, डिफरेंशिएशन में पावर 1 से कम हो गया था, यहां वो पावर 1 से बढ़ गया, और वो जो बढ़ा हुआ पावर है, वो जो इंक्रीज्ड पावर है, वही डिनोमिनेटर में आ रहा है। मेनली इस बात पे ध्यान दो कि यहां पे ये चीज और ये चीज लास्ट में सेम हो जाएगी। तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, मतलब अगर मेरे पास है लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करना है, पावर 1 से बढ़ानी है, तो एक्स टू द पावर n प्लस 1, और ये n प्लस 1 ही तुम्हें डिनोमिनेटर में चिपकाना है, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 3, है ना, पावर 1 से बढ़ाया अपॉन 3 प्लस सी क्यों आया वो बता रहा हूं अभी मैं। अगर x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन में कर रहा हूं, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन में कर रहा हूं, तो पावर 1 से बढ़ाया x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है, अगर मैं लेट्स से अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हो गया आपका x टू द पावर हाफ, है ना, आप x टू द पावर हाफ को इंटीग्रेट कर रहे हो, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो कि पावर 1 से बढ़ानी है, x टू द पावर हाफ प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 है ना, तो x टू द पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2, और मैंने बोला आपको जो अपना ये पावर आ रहा है ना, वही डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन हो रहा है 1/x स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है, अब 1/x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में जाके तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, पहले इसके जैसा बनाओ उसको, तो इसके जैसा कैसे बनेगा सर, ये बनेगा x टू द पावर -2, है ना, x टू द पावर -2 बन गया। अब फॉर्मूला लगाइए, यहां पे n जो है दिस इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आपका, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव सब चलेगा वो, तो यहां n की वैल्यू इस बारी -2 है, और अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, है ना, और प्लस c तो लिखना ही है। अब उसके हिसाब से क्या बन रहा है, दिस इज x टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x की पावर -1 को 1/x लिख दो, वो सब ठीक है, वो मैथमेटिकल चीजें जो है वो आप हैंडल कर लोगे, बना फॉर्मूला अप्लाई करना बस समझिए कि अगर मैंने लिखा हुआ है x टू द पावर 7/5 dx, है ना, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, x टू द पावर 7/5 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7/5 प्लस 1, x टू द पावर 7/5 इज 12/5, भाई 7/5 प्लस 1 किया ना, तो 12/5 अपॉन 12/5 प्लस c, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इस तरह से चल रहा है। तो जब भी आपका कोई फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्मेट का है, जब भी आपका फंक्शन x टू द पावर n जैसा है, तो उसका इंटीग्रेशन दिस इज x टू द पावर n प्लस 1
अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो उसका एक बेसिक एप्लीकेशन, इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन अपन ने देख लिया कि x की पावर n जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशंस कैसे ऐड करने होते हैं। और देखो, मान लो अगर ओनली x लिखा हुआ है बच्चों, अगर ओनली x लिखा हुआ है तो अभी क्या है, x की पावर 1 लिखा हुआ है। अब x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये फॉर्मूला लगाना ना, x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है। इन केस, मान लीजिए इन केस सिर्फ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx, ठीक है, केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर लिखा हुआ है तो इसमें मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन। जब कुछ भी नहीं लिखा है, यहां इंटीग्रेशन सिंबल के बाद वो एक्सप्रेशन आता है जिसको इंटीग्रेट करना है, और फिर dx आता है। तो यहां पे अपन देख रहे हैं सिंबल के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो इंटीग्रेशन 1 का हो रहा है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों। 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 0, है ना, 1 को लिखा मैंने x की पावर 0, और अब इस पे फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये x आ जाएगा, दिस इज x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, जब सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये आ रहा है ओनली x प्लस सी। तो इसको ना ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करो गाइज, इसको कनेक्ट करने की अपने को कोशिश करनी। मैंने भी आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द मैथमेटिकल ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द मैथमेटिकल ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। मतलब किसी एक a का डिफरेंशिएशन अगर b है, तो b का इंटीग्रेशन अभी आप देखोगे मैथमेटिकली वो a साबित हो जाने वाला है। उस लीग में अपन ने पहले अपने फॉर्मुलाज देख लिए, एक फॉर्मूला देख लिया है कि x की पावर n अगर है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का कार्ड अभी अपन ने ओपन नहीं किया, कांस्टेंट अभी अनफोल्ड होना बाकी है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इंटीग्रेशन है सी एक्स द पावर n का, है ना, अगर मुझे अब इंटीग्रेशन किसका करना है, सी एक्स द पावर n, मतलब 5x स्क्वायर 9x क्यूब, मतलब ये x स्क्वायर x क्यूब के साथ कोई नंबर भी लिखा हुआ है, कोई वैल्यू भी लिखी हुई है, तो सी एक्स द पावर n का अगर इंटीग्रेशन है, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, कांस्टेंट को सर बाहर रख दिया करते थे, राइट। तो कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए, और इंटीग्रेशन किसका किया गाइस, इंटीग्रेशन किया x की पावर n का। नाउ x की पावर n का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, करेक्ट। ठीक है, c जो है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, x की पावर n मेरा वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट किया, और लास्ट में प्लस एक कांस्टेंट लिख दिया। c यहां पर ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो कांस्टेंट के लिए c डैश लिख रहा हूं। मतलब यहां कोई कांस्टेंट आएगा, क्यों आएगा वो भी देखना बाकी है। मतलब मान लो यार, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है 4x टू द पावर 5 का, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 4 एज इट इज रखो और x की पावर 5 पे फॉर्मूला लगाओ, तो x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 से बढ़ानी है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 6 अपॉन 3, बट प्लस प्लस सी तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इन केस मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर का, ठीक है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरा आ रहा है 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, है ना। 3 तो एज इट इज रहने दिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारा x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाई 3, 3 और 3 कैंसिल हुए, तो मेरे पास आ गया x क्यूब प्लस सी, x क्यूब प्लस सी, है ना। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा बच्चों, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा, लेट्स से दिस इज 5 रूट एक्स, 5 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो 5 एज इट इज रहा, फिर क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर हाफ लिखा हुआ है। नाउ x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर हाफ प्लस 1, मतलब 3/2 अपॉन हाफ प्लस 1 विच इज 3/2। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 ऊपर भेजा, तो ये हो गया आपका 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट का दिखाई देगा, है ना, ऐसा कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है, 5x स्क्वायर 9x क्यूब 18x टू द पावर 15 व्हाटएवर, ऐसे केस में इंटीग्रेशन यही होगा कि आप कांस्टेंट को एज इट इज बाहर कर दो इंटीग्रेशन के,
फिर x की पावर n को साधारण तरह से इंटीग्रेट करो और लास्ट में एक कांस्टेंट लगा दो। तो अब पहले तो अपन ये समझते हैं, अच्छा मान लो अगर लिखा हुआ है ओनली 5 लिखा हुआ है बस, है ना, x नहीं है, तो इसको अपन लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, इसमें 5 इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, 5 तो कांस्टेंट है ना, तो 5 इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, बचा केवल dx। अब ये ओनली dx मतलब ये वाला है ना, ये वाला, तो ये ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या था, x था, ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या था, x था, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। ठीक है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x है, और आप अच्छे से जानते हो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता था। 1 का इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो x आ रहा है, और x का डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे वो 1 आता था। ऐसे अगर x 1 का इंटीग्रेशन x है तो 5 का इंटीग्रेशन 5x हो रहा है। 5 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, फिर 1 का इंटीग्रेशन होना था, 1 का इंटीग्रेशन ये x हुआ और रिजल्ट 5x बन गया, और लास्ट में c लिख दिया। तो अगर यहां पे 10 है तो 10 का इंटीग्रेशन 10x बन गया, 4 है तो 4x बन गया, इस तरह से, है ना। और ये अगर इस तरह के पावर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तब तो फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, तो ये तो आपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब अपन ये देखते हैं कि ये प्लस सी क्यों आ रहा है ना, प्लस सी क्यों आ रहा है, उस बात को समझना। तो गाइस देखो, अभी अपन ने नोटिस किया कि जब मैंने अभी 3x² का इंटीग्रेशन किया था, अभी मैंने जब 3x² का इंटीग्रेशन किया था तो अपन ने लिखा था 3x³/3, है ना। ये 3 तो एज इट इज है, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होके क्या बच रहा है, केवल x³ + c बच रहा है। ये अपन ने अभी सीखा था। अब आप इसको इस फॉर्मेट में देखें, इसको इस फॉर्मेट में समझिए कि बच्चों अगर अपन डिफरेंशिएशन देखें तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या है। अगर मैं x³ का डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, अब डिफरेंशिएशन के माइंडसेट से आ जाओ। x³ का डिफरेंशिएशन सर 3x² होता है ना, x टू द पावर n है तो nx टू द पावर n - 1, ठीक है। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या है सर, 3x² है। ओके, फिर देखो x³ + 5 का डिफरेंशिएशन क्या है, तो x³ + 5 का डिफरेंशिएशन भी, x³ का डिफरेंशिएशन क्या है, 3x² और 5 का 0, है ना, 5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अगर ये लिखा है x³ - 20, इसका डिफरेंशिएशन ले रहे तो x³ का 3x², 20 का 0। अगर ये लिखा हुआ है x³ + एनी कांस्टेंट, x³ + एनी कांस्टेंट, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² ही आएगा और k का 0 ही आएगा, k तो कांस्टेंट है। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब मैंने आपको बोला था कि a का डिफरेंशिएशन अगर b है तो b का इंटीग्रेशन जो आएगा वो a आएगा। ये मैथमेटिकल ऑपोजिट्स है कि a का डिफरेंशिएशन b है तो b का इंटीग्रेशन a आएगा। तो यार x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x³ + 5 का डिफरेंशिएशन भी 3x², x³ - 20 का डिफरेंशिएशन भी 3x², x³ + पाई लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन भी 3x²। जब इतने सारे लोगों का डिफरेंशिएशन 3x² है तो 3x² का इंटीग्रेशन केवल x³ कैसे हो सकता है, करेक्ट है ना। अगर इतने सारे टर्म्स x³ + 5, x³ + 10, x³ - 2, x³ + पाई, x³ + एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर 3x² है तो 3x² का इंटीग्रेशन ओनली x³ तो नहीं हो सकता ना। तो दैट्स व्हाई अपन ने क्या लिखा कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x³ + एनी कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट आपका 5, 10, 15, पाई, 4/3 डेसिमल कुछ भी हो सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। तो अब ये इन टोटलिटी आप देखो ये सब कवर हो गए, x³ + 0 ये भी कवर हो गया, x³ + 5 c 5 हो जाएगा तो ये भी कवर हो गया, x³ - 20 c का -20 वैल्यू हो गया तो ये भी कवर हो गया, c की जगह k आ गया तो ये कवर हो गया। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि 3x² का इंटीग्रेशन x³ + c है, मतलब x³ + एनी कांस्टेंट, x³ + एनी कांस्टेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x² ही आएगा। आप देखो इसका डिफरेंशिएशन है ना, x³ का 3x² और c का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यही आ रहा है। तो दैट्स व्हाई अपन ये c अननोन यहां पे लगाते हैं कि भाई ये हमें नहीं पता कि इसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ये इनडेफिनेट है, ये अनिश्चित है कि कांस्टेंट क्या आएगा।
गाइज हमें नहीं पता कि हमें कहां से कहां तक ऐड करना है, लिमिट्स नहीं लगाई है, है ना। इट्स इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, लिमिट्स नहीं लगाई है, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि लिमिट्स क्या होंगी, फिक्स नहीं है कि सी क्या आएगा, है ना। एंड दैट्स व्हाई इट इज बीइंग नेम्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। पता नहीं कि कौन सी रेंज में इंटीग्रेट कर रहे हैं और अननोन कांस्टेंट सी क्या आने वाला है, बट सी आ क्यों रहा है, मैं समझ रहा हूं कि अब आ गई आपको बात समझ में ना, कि जब इतने सारे लोगों का डिफरेंशिएशन 3x² है तो 3x² का इंटीग्रेशन केवल x³ कैसे हो सकता है, देयर हैज टू बी x³ प्लस एनी कांस्टेंट। तो दैट्स व्हाई इनडेफिनिट में हर बार प्लस सी प्लस सी प्लस सी अपने को लगाना है, राइट। तो ये कांस्टेंट क्यों लगाया वो समझ में आ गया। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिर c x टू द पावर n अगर आ रहा है वो अपन ने देख लिया। अब इसी लीग में बच्चों, इसी लीग में अगर ये पूरा इस तरह से आ जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v dx, ये अपने डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि ऐसे u और v वगैरह आते थे। मतलब u जो है वो x का फंक्शन है, v जो है वो भी x का फंक्शन है। समथिंग लाइक x² प्लस साइन x, 5x² प्लस 9x, ऐसे अगर लिखे हुए तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्किंग है कि अगर पहला फंक्शन प्लस माइनस दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट करना है, कोई बात नहीं, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो कि यहां सर पहले u को इंटीग्रेट करो, फिर बीच में जो भी साइन लग रहा हो वो लगा दो और फिर v को इंटीग्रेट कर लो। पहले u को इंटीग्रेट कर लो, फिर बीच में जो भी साइन लग रहा है प्लस माइनस वो लगाया और फिर v को इंटीग्रेट कर लिया। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं, बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आता है, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आता है लेट्स से 3x² या फिर 4x² प्लस 9x प्लस 3, ठीक है, इस तरह के पॉलिनोमियल का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या बोला गया है कि आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लो, बस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लो। तो 4x² का इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट, x² का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, इसका तो अब ट्रेनिंग हो गया मन में कि x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर 6 अपॉन 6, x टू द पावर 9 का क्या है, x टू द पावर 10 अपॉन 10, x टू द पावर 15 का क्या है, x टू द पावर 16 अपॉन 16। तो ऐसे 4x³ में 4 एज इट इज, x² का हो गया x³ बाय 3, 9x तो 9 एज इट इज, ये अभी x की पावर 1 है तो पावर 1 से बढ़ाओ तो x टू द पावर 2 अपॉन 2, और 3 का इंटीग्रेशन क्या है, अभी अपन देखे थे 5 का क्या था, 5x था, तो ऐसे 3 का ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट लिखना होगा, ठीक है। और देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन लिखा है ऑफ लेट्स से 6x टू द पावर 5 माइनस 9x² प्लस 8x प्लस 2, ठीक है, दैट dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन अगेन वही टर्म बाय टर्म आप चलो, तो 6x टू द पावर 5 इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 तो एज इट इज है बच्चों, x टू द पावर 5 का हो गया x टू द पावर 6 बाय 6, सही, सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। फिर उसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस 9x², x² का इंटीग्रेशन x³ बाय 3, 9 एज इट इज, 8x का इंटीग्रेशन 8 कांस्टेंट हुआ, x का इंटीग्रेशन हो गया x² बाय 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, और लास्ट में प्लस c तो लिखना ही है। सिंप्लीफाई करें तो ये 6 और 6 कैंसिल बन के दिस इज x टू द पावर 6, और अपन देखें तो दिस इज माइनस 3x³, फर्दर ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है 4x² प्लस 2x प्लस c, ठीक है। इन केस अगर वेरीफाई करना चाहो बच्चों, अगर वेरीफाई करना चाहो तो सिंपली आप इस बात पे नोटिस करो कि ये जो रिजल्ट आपने निकाला है ना, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करके देख लो। तो x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन, स्विच करो माइंड, x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x टू द पावर 5, 6x टू द पावर 5 माइनस 3x³ का डिफरेंशिएशन, ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाता था तो 9x², 9x², 4x² का डिफरेंशिएशन 8x, ये 8x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मतलब आपने अगर इस a का इंटीग्रेशन b निकाला है तो इस b का डिफरेंशिएशन दोबारा a आएगा ही आएगा। वही मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूं, दे आर
द मैथमेटिकल ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑपरेशन है, ऑपोजिट ऑपरेशन है, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन ये आया है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा अगर आ रहा है तो उसको इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर यही रहेगा, इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर आपका यही होगा। कोई भी आप फंक्शन बना लो और अगर एक्सप्रेशन लिखने हैं तो ये देखो ऐसा, इफ वी हैव x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सिंपली टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करो तो x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, अब ये कैलकुलेशन मन में होना चाहिए, ये कैलकुलेशन मन में होना चाहिए कि x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 व्हिच इज x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 है ना। तो ये x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हुआ प्लस, अब नेक्स्ट x टू द पावर 3/2 है तो x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना हुआ 5/2, तो दिस इज x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन है ना। तो जहां पर भी इस तरह का सब एक्सप्रेशन है जहां पे x टू द पावर n वाली कहानी से मैनेज हो रहा है, उधर तो अपन को यही फॉर्मूलाज बस फिट करने, तो आप पूरा पॉलिनोमियल इंटीग्रेट कर पाओगे, इस प्रकार का पूरा पॉलिनोमियल आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो अपन ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, टू द पावर 4 वाली इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस को इंटीग्रेट करने की स्थिति में तो आ गए। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस, ये इंटीग्रेशन वाला ये पोर्शन तो देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो अपन देख रहे हैं वो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये अपन ने अभी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन देख लिया है, स्क्वायर्ड, क्यूबिक फंक्शन, टू द पावर 4 फंक्शन, उनको हैंडल करना अपने को आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने डिफरेंशिएशन तो सीखा हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में डिफरेंशिएशन तो अपने को अच्छे से आता है। अब इंटीग्रेशन अपन एनालाइज कर रहे हैं, तो गाइस इंटीग्रेशन के लिए ये अपना फॉर्मूला शीट है। अब इसमें आपको बता दूंगा कि कौन से मेन है, कौन से आपको याद रखने, बट पहले इस बात को, इस पूरे को अपन एनालाइज करते हैं। ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा डिटेल मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था। जो लेफ्ट साइड पे आपको यहां पे दिख रहा है, ये पूरा डिफरेंशिएशन आपको सिखाया हुआ याद आ रहा है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए प्लस सी आ जाएगा, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए प्लस सी आ जाएगा। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था ये, तो अब अगर साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, प्लस सी आ गया। मेनली तो आप देखिएगा इस, मेनली आपको ये दोनों ही सबसे ज्यादा काम आने हैं, मेनली ये दोनों सबसे ज्यादा काम आने, बाकी मतलब इट्स वेरी रेयर, पूरी फिजिक्स में इट्स वेरी रेयर कि आपको ये रिजल्ट्स काम आए, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि याद रहना चाहिए, है ना, डेफिनेटली ध्यान रहना चाहिए, कभी अगर यूज आता है तो अपन को क्लिक हो जाएगा। तो जैसे साइन का इंटीग्रेशन देख रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन। फिर आप देखो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो गया। सेक का इंटीग्रेशन सेक इंटू टैन था, तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन सेक प्लस सी हो गया। कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक कॉट था, तो कोसेक कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक बन गया। जस्ट आपको बताइए यार, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इनका इंटीग्रेशन वो बनेगा। ठीक है, मेनली मैंने क्या बोला, कॉस का इंटीग्रेशन, तो आप रिकॉल करेंगे, हाँ सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। फिर साइन का इंटीग्रेशन, तो सर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस वहां भेज दो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है वो मैंने आपके सामने रखा। प्रूफ हमें किसी का नहीं देखना है, सब ये याद ही होंगे कि अल्टीमेटली इनको अपन को याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन ये है। फिर अपन और फर्दर ऑब्जर्व करें, अपन अपना ऑर्डर चेक कर लें, तो अपना ये पॉइंट ए था, दिस वाज पॉइंट बी, दैट वाज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, अब पॉइंट ई में मैं आ रहा हूं 1/x पे, इसमें डिफरेंशिएशन में तो हमारी बात हो रखी है ना, अपन को ध्यान है ln x का डिफरेंशिएशन 1/x था, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x आएगा और प्लस c लिखना होगा, है ना। एक सेकेंड, ये लोगो में हाइड हो रहा है, इसको नीचे ले लेते हैं,
ठीक है, हाँ अब ठीक है। ठीक है, सो ln x का ध्यान है सबको, ln x का log का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, ln x होएगा। याद रखना है अपने को, 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस दी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। फर्दर अपन देखें e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मान लो f नंबर का आ गया, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन। अब अपन को पता है कि गाइस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x था, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी वो खुद ही है e टू द पावर x प्लस c। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया, भूलना नहीं है, बहुत बहुत क्रूशियल। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e टू द पावर x प्लस c ही आ जाएगा। तो अब इसके अंदर अपन ओवरऑल देखें, समराइज करें अभी तक की कहानी, तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में x टू द पावर n का इंटीग्रेशन सीख गए। c x टू द पावर n फॉर्मेट अगर चल रहा है तो वो इंटीग्रेशन अपन ने ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर गिवन है उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो पूरा एनालिसिस कर लिया। 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो वो ln x आ जाएगा, वो ऑब्जर्व कर लिया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है तो e टू द पावर x ही रहेगा, वो ऑब्जर्व कर लिया। और सिंस ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साथ में प्लस c अटैच्ड जरूर रहेगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज द लेवल 1, द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेवल अपन ने इस इंटीग्रेशन का एनालाइज किया। अब नेक्स्ट एजेंडा जो अपन को पिक करना है इस सिनारियो में, नेक्स्ट मैटर जो अपन पिक कर रहे हैं कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या चल रहा था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे थे विदाउट लिमिट्स परफॉर्म कर रहे थे। तो दिस वाज इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, जहां पे अपना आंसर जो है वो x के टर्म्स में ही आ रहा है, आंसर में लास्ट में अपन ने प्लस c भी लिखा हुआ है। अब जो सिनेरियो है दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इट्स इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, पहले उसका एक प्रोसीजर समझ लो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है गाइस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है कि अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, लेट्स से ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 dx, और यहां पे लिमिट्स नजर आ रही हैं 2 से 4। ठीक है, मैंने आपको यही बोला था कि अपन जब इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं लिमिट्स के साथ, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली पहले 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट कर लो, जो अपना बेसिक मैथ्स के हिसाब से, अभी बेसिक इंटीग्रेशन के हिसाब से होना था ना, उसके हिसाब से पहले इंटीग्रेट कर लो। प्रोसेस देखो एक बार, पूरा प्रोसीजर सुन लो। 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है, मुझे बताओ इसमें इंटीग्रेशन हो किसका रहा है, सर इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 का हो रहा है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, सर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ये x है जो यहां पे दिख रहा है। लोअर लिमिट यहां पे क्या बनी हुई है, लोअर लिमिट 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 से लगाकर x की वैल्यू 4 तक मेरे को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 4 तक मेरे को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप एक साधारण इंटीग्रेशन जो अभी सीखे हो पहले वो कर दो। तो 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या है, 2 एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया। 5 का इंटीग्रेशन क्या है सर, 5 का इंटीग्रेशन 5x है। अब यहां पर प्लस c नहीं लगाना है। ठीक है, प्लस c, वैसे तो क्या प्लस c आप लगा सकते हो, लगाओगे बट अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा, मैं बताऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लस c यहां आता नहीं है, प्लस c यहां लगाएंगे तो है, पर अल्टीमेटली जब अपन लिमिट से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो c है, वो जो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाने वाला है। अभी चेक कर लेते हैं। 2x का इंटीग्रेशन किया तो 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x, मान लो मैं प्लस c भी लिख लेता हूं, मान लो मैंने प्लस c भी लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला ना इसको पहले नॉर्मली इंटीग्रेट कर लो, ये नॉर्मली इंटीग्रेट हो गया। अब नॉर्मली इंटीग्रेट करने के बाद बच्चों ये जो लिमिट्स हैं, अभी ये लिमिट्स मेंशन करनी बाकी है, लिमिट्स मेंशन करनी बाकी है। तो अब यहां पे आप वापस इंटीग्रेशन नहीं लिखोगे बिकॉज इंटीग्रेशन हो चुका है, तो वापस यहां सिंबल नहीं आएगा, बट ये लिमिट्स की वर्किंग बाकी है। तो इधर एक वर्टिकल लाइन बनेगी, है ना, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले इसका साधारण इंटीग्रेशन किया, यहां एक वर्टिकल लाइन बनाई, इधर वर्टिकल लाइन के यहां पे लिमिट्स रख दी 2 to 4, ताकि हमें ध्यान रहे कि लिमिट्स की वर्किंग बाकी है अभी।
तो लिमिट्स की वर्किंग बाकी आप क्या करेंगे, अब यहां वेरिएबल कौन है, x है, जहां जहां पर भी वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, जहां जहां भी x आ रहा है उसकी जगह ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो ये 4 सब्स्टिट्यूट होगा x की जगह, तो 4 स्क्वायर 16, 5 इंटू 4 20, और यहां x नहीं है तो ये c एज इट इज, तो ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हुई। क्या किया मैंने, पहले इसका साधारण इंटीग्रेशन कर दिया, ये लिमिट्स इधर की जगह यहां शिफ्ट कर दी सिंबल में, अब मैं जहां जहां वेरिएबल है x है वहां अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 4 पूरे में सब्स्टिट्यूट किया, और फिर माइनस करते हुए दिस इज जस्ट अ प्रोसीजर, क्वेश्चन मार्क मन में मत रखो क्यों कैसे क्या, प्रोसीजर है, प्रोसीजर की तरह ही सीखना है, मैथ्स है, मैथ्स की तरह ही चला रहे। अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी, तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट होगा, तो 2 स्क्वायर 4, 5 टू 10 और प्लस c एज इट इज, ठीक है। अब आप देखिए मैं बोल रहा था ना ये c कैंसिल हो जाने वाला है, इसीलिए यहां अपन अब c आगे से लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। c आया जैसे अपन ने इंडेफिनेट में सीखा था, बट लिमिट्स प्लेस करने के बाद जब ये सब्ट्रैक्शन हुआ तो कैंसिल हो गया, तो आगे से अपन वो c लिखेंगे ही नहीं। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, दिस इज 36 माइनस दैट 14, तो दैट कम्स आउट एज 22, ठीक है। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसीजर है पूरा, जहां पे आप पहले नॉर्मली इंटीग्रेट करते हो, लिमिट्स को यहां पे पास ऑन कर देते हो, अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट होती है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हुए लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होती है, और फाइनली आप एक डेफिनेट वैल्यू पे पहुंचते हो। आंसर जो है वो एक फाइनल वैल्यू है, आंसर में ना कोई c आ रहा है, आंसर में ना कोई x आ रहा है, इट्स अ डेफिनेट रियल नंबर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर हमेशा एक रियल नंबर पे कहानी पे एंड होगा, कोई अननोन कांस्टेंट, कोई x आपका प्रेजेंट नहीं होगा। एक बार दोबारा आप देख लीजिए गाइस, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x का, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स है मेरी 0 से 2, तो अब क्या, जब 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पहले तो 3x स्क्वायर प्लस 4x का साधारण इंटीग्रेशन, बट अब c नहीं लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, कैसे, 3x क्यूब बाय 3, 3 और 3 कैंसिल, तो x क्यूब हो जाएगा। 4x का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करना सीखिए, 4x का हो जाएगा 4, x स्क्वायर बाय 2, 2 और वो 4 एडजस्ट होके बचा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पे लिमिट्स पास कर दी, यहां पे लिमिट शिफ्ट कर दी, दिस इज 0 to 2, ये लिमिट्स यहां आ गई। अब एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी, जहां जहां x आ रहा है वहां अपर लिमिट आएगी, तो ये 2 क्यूब 8, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो 4 to 8 ये हो गया, फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी तो 0 हो जाएगा साहब, और ये अल्टीमेटली आपका 16 आ गया, है ना। जो रिजल्ट आ रहा है आपका 16 आ गया, इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा, तो रिजल्ट जो आ रहा है दिस इज 16। आई मेंशन दैट ये रिजल्ट जो आएगा ये फाइनल एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, एक रियल नंबर आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने देख लिया, प्रैक्टिस पूरा अभी मैं बता रहा हूं, इसके अलग अलग वेरिएशंस भी अपन देख रहे हैं, पर अभी फर्स्ट लुक जो है आपने इसे इनडेफिनेट का पूरा कहानी देख लिया, साइन कॉस लॉग e टू द पावर x वगैरह सब पॉलिनोमियल्स वगैरह नोटिस कर लिए, और ऐसे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसीजर क्या है, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स यहां पास ऑन किए, एक बार अपर लिमिट पूरे में सब्स्टिट्यूट किया, फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनल एक रियल नंबर के तौर पे आंसर निकाल लिया, है ना। तो दिस इज इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर यू, ठीक है। यहां तक अपन ने समझ लिया। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पिक कर रहा हूं, ये अपन ने बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो समझ लिया। नाउ गाइस लेट्स से हमें दे रखा है इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। मान लो ये इंटीग्रेशन मेरे को सॉल्व करना है। अब जैसा मैंने आपको बोला, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है ना, तो पहले आप नॉर्मल इंटीग्रेशन अपना कर लो, जो अपन ने नॉर्मल इंटीग्रेशन सीखा है, पहले आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताया था मैंने एक बार, देखो ये रहा अपना पूरा लिस्ट, कहां गया, ये रहा, है ना। तो cos का इंटीग्रेशन क्या है, तो cos का इंटीग्रेशन इज साइन, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस cos, ये गड़बड़ मत करना, प्लस माइनस की गड़बड़ मत करना। तो cos का इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, फंक्शन थीटा के टर्म्स में है, इंटीग्रेशन भी थीटा के टर्म्स में है, और लिमिट्स भी थीटा की ही दे रखी है।
तो cos थीटा का इंटीग्रेशन मेरा हो गया sin थीटा, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद यहां पे मुझे लिमिट्स पास ऑन करनी है, तो दिस इज 0 एंड π/2, ठीक है। अब इसके अंदर अपन लिमिट्स प्लेस करें थीटा की जगह, तो ये थीटा की जगह एक बार तो π/2 आ गया, दिस इज sin π/2, माइनस फिर लोअर लिमिट प्लेस करना है, दिस इज sin 0, π/2 मतलब 90 डिग्री। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता है रेडियन एंड डिग्री कन्वर्जन अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो sin π/2 sin 90 डिग्री अपना 1 हो गया एंड माइनस sin 0 अपना 0 हो गया, तो उसके हिसाब से दिस इंटीग्रेशन इट कंफर्म्स टू बी इक्वल्स टू 1, है ना। तो ऐसे cos थीटा का मुझको इंटीग्रेशन करना था, तो ये रिजल्ट जो है आपका इस फॉर्मेट में इंटीग्रेट हुआ। और अपन इसमें एग्जाम्पल देखें और सिचुएशन देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें पिक करें। अब लेट्स से हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, और लिमिट्स नहीं है, ठीक है। इस तरह का इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड dx, ये इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इस केस में जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या मेथड होगा, अब इसमें वो कोई डिवीजन रूल जैसी कहानी अभी नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको स्प्लिट कर लो पूरा, मतलब जिस तरह के फंक्शंस हमने अभी तक सीखे हैं ना, उसी फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश करो। तो इसमें अपन देख रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दिस कैन बी इक्वल्स टू, अब इसको अगर स्प्लिट कर रहे हैं बच्चों तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब मतलब 1/x प्लस 2x बाय एक्स क्यूब मतलब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। पहले इसको स्प्लिट कर लिया अपन ने, है ना। तो ऐसा नॉर्मल स्प्लिटिंग अपनी बेसिक मैथ्स में अलाउड है, तो ये इसको स्प्लिट कर लिया। अब स्प्लिट करने के बाद फिर आप इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करो, फिर इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करो। तो 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो अपन ने सीखा है 1/x का इंटीग्रेशन इज ln x, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो मेरा ln x हो गया, प्लस अब ये 2/x² लिखा हुआ है ना। अब इसमें अपन ध्यान दें कि बच्चों 2/x² का मतलब है दिस इज 2 इंटू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, ये करना है अपने को। अब इसका जब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 2 तो एज इट इज है, और x की पावर n+1 अपॉन n+1 कर रहे हैं, तो ये x की पावर n+1 -2 + 1 किया तो -1 अपॉन -1 ये बचेगा। तो ये चीज यहां पे मेंशन कर रहा हूं, फिर सिंप्लीफाई कर लूंगा। ये दिख रहा है मेरे को 2x की पावर -1 अपॉन -1, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। फर्दर अपन देखें तो 1/x³ है, 1/x³ को क्या लिखेंगे, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन लिखेंगे इसको। अब 1/x³ को इंटीग्रेट कर रहा है ना, x की पावर -3 को इंटीग्रेट करना है, तो ये x की पावर -3 का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 -3 + 1 मतलब -2 अपॉन n+1 ये -2, तो ये लिखा जाएगा x की पावर -2 अपॉन -2 ये, और लास्ट में +c आ जाएगा बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये अपना खैर रफ वर्क अपन ने यहां पे कर लिया। और इस केस में अब अगर आगे प्रोसीड करें, अब आगे प्रोसीड करें तो ये आपका ln x तो ये आ गया, ठीक है। अब इस -1 को, इस माइनस को यहां एडजस्ट कर रहा हूं, फिर x की पावर -1 मतलब 1/x, तो ये 2 तो लिखा हुआ है, x की पावर -1 को 1/x लिख दिया, फिर ये माइनस इधर एडजस्ट कर रहा हूं तो ये माइनस आ गया, और x की पावर -2 मतलब 1/x² है ना, x की पावर -2 मतलब 1/x², तो ये हो गया 1/2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है 1/2x² + c, ये आपका टर्म बन गया, ठीक है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो आराम आराम से इंटीग्रेशन करना है, जल्दबाजी नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था स्पीड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको डेलिबरेटली प्लान करके आप बढ़ा पाएंगे, नहीं, वो नेचुरली आपकी प्रैक्टिस, आपकी थरो प्रैक्टिस, आपकी रिपीटेटिव प्रैक्टिस से बढ़ेगी। तो स्पीड को डेलिबरेटली बनाने की कोशिश मत करो, कैलकुलेशन सही जाए, रिजल्ट्स अपने सही आए, पहले वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 1/x का इंटीग्रेशन किया, ln x हो गया, 2/x² का इंटीग्रेशन किया, 1/x³ का इंटीग्रेशन किया, और इनडेफिनेट था तो +c लगा दिया, ठीक है। और सिचुएशन देखें अपन इसके अंदर, अब मान लो जैसे और भी अपने बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं बच्चों इंटीग्रेशन में। मान लीजिए मुझे ग्रेविटेशन का जो अपना फोर्स होता है, लेट्स से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज gm1m2/r², ये अपने को सबको ध्यान है कि gm1m2/r², ये मेरा एक फंक्शन हो गया, है ना। दिस gm1m2/r² में दिस r इज द वेरिएबल, और मान लो मुझे ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अभी केवल मैथ्स की नजर से देखेंगे, केवल मैथ्स की नजर से देखेंगे, और लिमिट्स मैंने लगा रखी है, मान लीजिए लिमिट्स मैंने लगा रखी है फ्रॉम
r टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है कि मेरे पास ये वाला इंटीग्रेशन आया। फॉरगेट अबाउट कि ये फॉर्मूला क्या है, आप केवल मैथ्स की नजर से इसको देखो कि आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। लिमिट्स r से इंफिनिटी है तो क्या करेंगे, अगेन gm1 m2 कांस्टेंट है, तो gm1 और m2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर किया उसको। इंटीग्रेशन के अंदर केवल 1/r² बचा, 1/r² dr, है ना। तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 1/r² का हो रहा है। वेरिएबल कौन है सर, r है। वेरिएबल की लिमिट्स क्या है, तो सर r से इंफिनिटी है ना। अब इसको अपन आगे बढ़ाएं तो gm1 m2 तो ये आ गया। नाउ 1/r² का इंटीग्रेशन, अब ये अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बन जाए, रिपीट करते करते अपनी एक हैबिट में आ जाना चाहिए। 1/r² है मतलब r की पावर -2 है, तो वही x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों -1/r। देखो ये मैंने यहां पे सॉल्व किया था, है ना, कि आप अगर 1/x² को इंटीग्रेट कर रहे हो तो -1/x आया था, 2 तो पहले से ही था, -1/x आया था, तो 1/r² का इंटीग्रेशन इज -1/r। वो कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना, r की पावर -2 को इंटीग्रेट करूंगा तो r टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1, तो ये कितना हो गया, r की पावर -1 अपॉन -1 विच इज -1/r। तो ये रखा। अब यहां पे लिमिट्स ट्रांसफर कर दी r से इंफिनिटी। अब जब इसमें अपन लिमिट्स वगैरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस माइनस साइन को बाहर भेज देता हूं, तो -gm1 m2 यहां पड़ा रहा। अब एक बार r की जगह अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हो रही है तो इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट हुआ, और माइनस करते हुए फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वो कर ली, है ना। लिमिट्स r से इंफिनिटी थी, एक बार मैंने r की जगह अपर लिमिट इंफिनिटी रखी और एक बार लोअर लिमिट r रखी। 1/इंफिनिटी मेरा ये 0 हो गया। उम्मीद कर रहा हूं ये आपके इंफॉर्मेशन डेटाबेस में है, दैट 1/इनफाइनाइट इज 0, 1/0 इज इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट इज 0, पता है आपको। तो ये अब माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हुए, तो मेरा इंटीग्रेशन बन गया gm1 m2/r, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं और अपन सिचुएशन इसकी बना ले और एग्जांपल्स पकड़े। ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट सिचुएशन मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए मैं 1/x dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं और लिमिट्स जो है वो मैंने आपको कुछ बता दी, a से a+l। ठीक है, ऐसा कोई भी अपन ने वेरिएबल पकड़ा, 1/x dx इंटीग्रेशन है और लिमिट्स a से a+l आ रही है, इस तरह का कुछ है। a और a+l कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यूज रहे होंगे, 2 से 3, 5 to 9, कुछ भी हो सकता था। तो अब अपन को पता है 1/x का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, ln x हो जाएगा। लिमिट्स क्या होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स यहां पे प्लेस करेंगे, इधर लिमिट्स प्लेस करी तो क्या लिखेंगे, a से a+l यहां पे मैंने लिखा। ठीक है, अब x मेरा वेरिएबल है तो एक बार उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी, x की जगह a+l प्लेस होएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट प्लेस होएगी, तो लोअर लिमिट में यहां पे a रखना होगा, है ना। तो एक बार अपर लिमिट प्लेस की, एक बार लोअर लिमिट प्लेस की, बीच में माइनस साइन लगाया जैसा अपन ने सीखा है, और फिर हमने रिकॉल किया कि सर log a माइनस log b। ठीक है, ये बेसिक लोगैरिथम आपने सीखा हुआ है, उस चीज को अपन यहां पे यूज कर रहे हैं। और नहीं सीखा हुआ है तो अभी के लिए फॉर्मूला ध्यान रखें, फिर मैं डिटेलिंग में आपको ये सिनेरियो जो लोगैरिथम है वो पूरा समझाऊंगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है log a माइनस log b, इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a अपॉन b। तो यहां पे log a माइनस log b आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन log ऑफ a अपॉन b, तो a+l अपॉन a। ठीक है, बस ध्यान दें अभी लोगैरिथम हमारा मेन मकसद नहीं है, अपना मेन पर्सपेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव अभी इंटीग्रेशन है। तो इस तरह का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट कर लिया, 1/x का इंटीग्रेशन आ रहा है तो ln x की कैलकुलेशन चला दी, है ना। तो इस तरह का डेफिनेट या इनडेफिनेट जो भी इंटीग्रेशन सामने है उसको फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोसेस करना होगा। और सिचुएशन देख लो आप, मान लो अगर मेरे पास फंक्शन है x² प्लस साइन x प्लस e⁻x dx का इंटीग्रेशन, है ना। ऐसा कोई रैंडम फंक्शन बना लिया और इस तरह का इंटीग्रेशन दिया, लिमिट्स नहीं बताई,
तो इमीडिएटली आप समझ गए कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं बच्चों, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरा एक्स क्यूब बाय 3 है ना, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब अपने को ध्यान आया कि साइन का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही है। तो ये अपना फर्दर सॉल्व होके आ गया, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, तो इस वे में इंटीग्रल कैलकुलस अपने को मैनेज करना है। बेसिक, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो इस तरह से चलेंगे, फंक्शन बदलते जाएंगे, फंक्शंस आपके चेंज होते चले जाएंगे, बट आपका वर्किंग जो है वो मोटा मोटा इस तरह से चलना है ना। अब इसमें एक स्पेशल केस समझिए, ये तो आपका एक तरह से मान के चलो कि लेवल 1 आपने देख लिया। अब इसमें एक स्पेशल केस समझिए, अब इसको अपन को अलग अलग केसेस में काम में लेना होगा, वो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा तो समझ में आएगा। स्पेशल केस ये है कि बच्चों अगर इंटीग्रेशन जो है वो एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन है, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन की जगह साइन 5x का इंटीग्रेशन है, या साइन 4x प्लस 9 का इंटीग्रेशन है, या e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन है, या e टू द पावर 4x प्लस 2 का इंटीग्रेशन है। जैसे इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपन ने सीखा था चेन रूल के हेल्प से, राइट, चेन रूल के हेल्प से सीखा था, ऐसे ही इसी टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी अपन को समझना है। मैं आपको एक केस में डिराइव करके बता दूंगा कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, बट हमें अल्टीमेटली हर बार डिराइव नहीं करना है, अपन को रिजल्ट के तौर पे यूज करना है फिजिक्स में। ठीक है, डिराइव में करा दूंगा ताकि फीलिंग आ जाए, फीलिंग बन जाए कि सर कहां से आया कैसा आया वो आ जाएगा समझ में, पर आपको रिजल्ट के तौर पे फिजिक्स में यूज करना है, हर बार प्रूव नहीं करना है, हर बार डिराइव नहीं करना है। पर हम बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन सीखना है। हम ई टू द पावर एक्स का जानते हैं, बट हमें इनका सीखना है। तो अगर फंक्शन अभी तक क्या लिखा हुआ था, अभी तक लिखा हुआ था एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये चल रहा था। अब इसकी जगह एफ एक्स की जगह यहां एफ ऑफ ए एक्स आ गया, या एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया, तो क्या करेंगे, पहले हम उसका साधारण इंटीग्रेशन कर लेंगे। किसका, है ना, इस ए एक्स प्लस बी को, इस ए एक्स प्लस बी को कोई एक चीज मानकर, टी मानकर, या कोई एक एक्स मानकर पहले उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये जो ए एक्स प्लस बी है ना, उसको कुछ टी मान लिया तुमने, कुछ उसको समथिंग मान लिया, और उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होना चाहिए साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, 1/x का लॉग, जो भी उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन होना चाहिए वो कर लिया। और फिर ये जो x का कोएफिशिएंट है, ये जो x के साथ टर्म लिखा हुआ है a, है ना, जो x के साथ यहां पे तुम्हें टर्म कांस्टेंट दिख रहा है, वो a यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बच्चों मैंने आपको यही बताया, देखो इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा सेगमेंट है क्लास 12th मैथ्स का, तो हमें वो पूरा इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन तो बहुत बहुत दूर तक जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है 12th मैथ्स वालों के लिए। हमें केवल उसका फिजिक्स का फ्लेवर बस यहां पर रिक्वायर्ड था, तो हम बहुत लिमिटेड पोर्शंस पे बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक डिटेलिंग में, बहुत ज्यादा डेरिवेशन में घुसे बिना बात कर रहे हैं। तो आप पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से इसको समझना कि अगर मैंने एफ एक्स की जगह एफ ए एक्स लिख दिया, या एफ एक्स ए एक्स प्लस बी लिख दिया, तो पहले क्या करोगे, पहले इसको समथिंग या टी मानकर साधारण इंटीग्रेशन कर दोगे, और फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको डिवीजन में ले आओगे। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन 4x dx का, ठीक है, इनडेफिनेट कर रहे हैं अभी, तो साइन 4x dx का मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या बोला, आपको साइन x का आता है, 4x का नहीं आता है ना, तो आपने क्या किया, इसको आपने कुछ समथिंग मान लिया। नाउ साइन समथिंग का इंटीग्रेशन पहले साधारण इंटीग्रेशन कर दो, तो मैं ध्यान आया कि सर साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, तो आप साइन का साधारण इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस, अंदर वही लिखेंगे 4x,
फिर जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहां 4 है, तो इस x के कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड करना है ना, इस x के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करना है अपने को। तो ये 4 यहां डिवीजन में आ गया और प्लस c अपने लगा दिया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इस तरह का इंटीग्रेशन लिखता हूं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x dx। ठीक है, अब हमको e टू द पावर x का आता है, हमें बताया कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। तो मैंने क्या बोला, प्रोसीजर क्या बोला कि इस टर्म को, ये जो आपको गड़बड़ दिख रहा है, इस टर्म को आपने समथिंग बोल दिया। तो e टू द पावर समथिंग का नॉर्मल इंटीग्रेशन इज e टू द पावर समथिंग ओनली। तो आपने इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन किया तो e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर 5x से लिख दिया। और फिर जो आपका x का कोएफिशिएंट है, ये जो x का कोएफिशिएंट है, उसको डिवीजन में डाल दिया, उसको डिवीजन में डाल दिया तो क्या हो गया, 5 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, है ना, एंड दैट प्लस सी तो लिखना ही है, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं आपको एक सिचुएशन में प्रूव करके दिखा देता हूं। बट आपको हर बार प्रूव नहीं करना है, आपको इसी मेथड से करना है जैसा मैंने बताया, है ना। और आपको अगर थोड़ा स्टेबलाइज करना है इस बात को अपने मन में, तो ऐसे और देख लो। मान लो अगर लिखा हुआ है, मान लो अगर लिखा हुआ है लेट्स से cos 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन, ये करना है। ठीक है, अब cos 2x प्लस 3 dx का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। आपने इमीडिएटली नोटिस किया कि देखो सर ये cos ऑफ समथिंग आ गया, cos x नहीं है, तो अपन cos ऑफ समथिंग मान रहे हैं, इसको t मान लो, कुछ भी मान लो। तो cos समथिंग का नॉर्मल डिफरेंशिएशन sin समथिंग होता है, तो पहले वो sin समथिंग लिख दिया, sin, और समथिंग क्या है, समथिंग है 2x प्लस 3। ठीक है, अब जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट सर 2 है, वो 2 इसके डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और प्लस c लगा दीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ जो मैंने आपको बताया। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो आप एक सिचुएशन में देख लो तो आपको थोड़ा थॉट सेटल हो जाएंगे कि सर क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों आ रहा है। तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता दूं कि क्यों हो रहा है। कि मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ 4x प्लस 7। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना तो आपको आ चुका है ऑलरेडी, है ना। आपको पता है कि सर साइन का नॉर्मल इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और फिर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है तो अपॉन 4, वो आपको आ चुका है। और उसका वर्किंग आप समझ लो करना कैसे है। तो प्रोसीजर ये होता है, आपको प्रोसीजर केवल समझना है, आगे अप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्ट करोगे हमेशा। तरीका क्या होता है बच्चों, इस 4x प्लस 7 को जो मैं समथिंग मानने को कह रहा हूं ना, आप मान लो 4x प्लस 7 को t, कि सर हमको तो साइन x की ट्रेनिंग है, आप साइन 4x प्लस 7 दे रहे हो, तो हमने 4x प्लस 7 को t मान लिया। ठीक है, अब 4x प्लस 7 को t मानने के बाद आप दोनों तरफ ऐसा करें, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जस्ट एक मेथड है इसको समझने का, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। करो एक बार, 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा, है ना। 4x का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा। 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, 7 का 0, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। अब बच्चों यहां से dx इधर ले आओ, dx इधर ले आओ, तो dx क्या बन रहा है, dx बन रहा है dt बाय 4, dx बन रहा है dt बाय 4। ठीक है, अब आप क्या करें, जो आपने अज्यूम किया था ना, जो आपने अज्यूम किया था उसके अंदर अब सब्स्टिट्यूशन की बारी है, उसके अंदर अब सब्स्टिट्यूशन की बारी है। तो इंटीग्रेशन था साइन 4x प्लस 7 को मैंने t माना है, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन t। 4x प्लस 7 को t माना है तो मैंने इसको लिखा साइन t। ठीक है, फिर आगे क्या है, dx लिखा हुआ है, dx की वैल्यू कितनी आई है, तो dx की वैल्यू आई है यहां पे dt बाय 4, तो dx की जगह मैं लिख रहा हूं dt अपॉन 4। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है एक नॉर्मल इंटीग्रेशन, अब ये आपको एक नॉर्मल इंटीग्रेशन दिख रहा है। आपने 4x प्लस 7 को t माना था, मान लिया साहब, dx आपने निकाला था dt बाय 4 रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करो आराम से बच्चों, साइन t dt ये तो करना आता है अपने को, है ना, साइन थीटा डी थीटा, साइन x dx,
साइन टी डी टी, ये तो अपन को इजीली मैनेज करना आता है। तो साइन टी का साधारण डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉस टी, और अपॉन 4 एज इट इज है, तो ये अपॉन 4 अपन ने चलने दिया। ठीक है, अब लास्ट में तुम t दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लो। t किसको माना था? 4x प्लस 7 को माना था। सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या आ गया? माइनस कॉस 4x प्लस 7 अपॉन 4। ठीक है, यही बोल रहा था मैं एग्जैक्टली। आप देखो, आप जो प्रोसीजर अपन ने यहां पे सीखा है ना, वो वही हुआ है कि आपने साइन समथिंग है, ये समथिंग मान लिया, तो साइन समथिंग का साधारण इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, और फिर जो x का कोएफिशिएंट है, जो x का कोएफिशिएंट है 4, वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में आ गया, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर्मली जब इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है तो इसके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं हैंडल करने के। हमें उसके डिटेल्ड डेरिवेशन में नहीं जाना है, केवल उतना ही पोर्शन यहां पे किया है जो एक्चुअली फिजिक्स में अपन डायरेक्ट अप्लाई करने वाले। तो इस तरह के फंक्शंस अगर है तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। और आप सैंपल देखो, और आप सैंपल देखो, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 टू द पावर 6 dx, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है। अब भाई इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास कुछ नहीं है। x टू द पावर 6 होता तो हमें आता है x टू द पावर 7 अपॉन 7, है ना। ओनली t टू द पावर 6 होता तो हमें आता है t टू द पावर 7 अपॉन 7। ये 2x प्लस 5 टू द पावर 6 है। तो जैसे हमें लगा कि सर ये तो अनयूजुअल कुछ दे रखा है, ये समथिंग टू द पावर 6 दे रखा है, तो अपन बिल्कुल इसी माइंडसेट में आ जाएंगे। ऐसे डिराइव नहीं करेंगे, बट सॉल्व ऐसे करेंगे कि जब ये ax प्लस बी है तो इस ax प्लस बी को आप कह रहे हो समथिंग, या तो इसको आप मान रहे हो t। तो अगर इसको मैं t मानता, इसको अगर मैं t मानता, तो ये बन गया t टू द पावर 6। तो t टू द पावर 6 का पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो। तो t टू द पावर 6 का समथिंग टू द पावर 6 का नॉर्मल इंटीग्रेशन है समथिंग टू द पावर 7 अपॉन 7, है ना। t टू द पावर 6 होता तो इंटीग्रेशन ये लिखते हैं, t टू द पावर 7 अपॉन 7, ये लिख दिया नॉर्मल इंटीग्रेशन। और फिर x का जो कोएफिशिएंट है बच्चों, x का कोएफिशिएंट यहां क्या है? x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 यहां डिवीजन में डाल दो, ये आएगा, है ना। जो आपका x का कोएफिशिएंट 2 है वो यहां डिवीजन में आ जाएगा। तो अब आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया? दिस इज 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 टू द पावर 7 अपॉन 14, ये आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है, जहां पर भी सिंस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस से लिख लो लास्ट में, वो दिक्कत नहीं है। पर हाँ, वर्किंग आपका यही हो रहा है कि 2x प्लस 5 टू द पावर 6 था, हमने समझा समथिंग टू द पावर 6 है। नाउ समथिंग टू द पावर 6 का पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, और नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद x के कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, और अपन एग्जांपल इसमें देखें, है ना, और थोड़ी क्लैरिटी अपने को आ जाएगी। मान लीजिए वी हैव e टू द पावर 8x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम लेट्स से 1 to 2, ये अगर सिचुएशन है ना। e टू द पावर 8x dx का इंटीग्रेशन 1 to 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट्स लगा दिए, है ना। अब यहां पे लिमिट्स भी हैं, e टू द पावर समथिंग भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह करना है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि सर हमें तो e टू द पावर x याद था, आपने e टू द पावर 8x दे दिया, तो वही आपका पहले क्या करेंगे, पहले लिखा हुआ है e टू द पावर समथिंग। अब इस e टू द पावर समथिंग का नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होता था वो e टू द पावर समथिंग ही होता था, ये लिख दिया, है ना। e टू द पावर समथिंग का नॉर्मल इंटीग्रेशन e टू द पावर समथिंग ही होता था, तो ये e टू द पावर 8x तो आ गया। अब मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में आएगा, तो ये x का कोएफिशिएंट डिवीजन में आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन तो कर लिया अपन ने। तो e टू द पावर समथिंग का इंटीग्रेशन e टू द पावर समथिंग, और फिर x का कोएफिशिएंट डिवीजन में वो आ गया। अब इसके बाद यहां पे लिमिट्स ट्रांसफर की, अभी तो लिमिट्स की वर्किंग बाकी है, तो 1 से 2 यहां पे लिमिट्स ट्रांसफर की। अब आप यहां पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 2 सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन रहा है e टू द पावर 16। फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अच्छा अपॉन 8 तो है ही, अब लोअर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन रहा है e टू द पावर 8, और अपॉन 8 तो है ही। अब इसको फिर अपन सिंप्लीफाई करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, दिस इज e टू द पावर 16 माइनस e टू द पावर 8
अपॉन 8 एंड वी नो दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अब इसमें प्लस सी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही अपना फाइनल आंसर बन जाएगा, यही अपनी फाइनल वर्किंग बन जाएगी। ठीक है, और अपन सिचुएशन अगर देखें, मान लो और कोई केस अपन को मैनेज करना है, लेट्स से वी हैव 1 अपॉन 4x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, मान लीजिए अगर ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 अपॉन 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, और लिमिट्स आपको 1 से 2 दे रखी है। अब ये इंटीग्रेशन करना है, सोचो क्या करेंगे। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं सर, हमें तो 1/x का आता है, आपने तो 1/4x प्लस 3 का दे दिया। तो अब अगेन क्या है, दिस इज 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। अब ये 1 अपॉन टी लिखा हुआ है, 1 अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर सिखाया, पहले आप जो भी फंक्शन है उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो। तो 1 अपॉन टी का या 1 अपॉन समथिंग का या 1 अपॉन एक्स का नॉर्मल इंटीग्रेशन होता ln x, है ना। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो ये ln 4x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर जो x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 इसके डिनोमिनेटर में आएगा। बच्चों अगर ये 1/x होता तो ln x लिखते ना, 1 अपॉन टी होता तो ln t लिखते, ये 1 अपॉन समथिंग है तो ln समथिंग लिख दिया, और x के कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब सिंस डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स रखनी बाकी है, तो यहां 1 से 2 की मैंने लिमिट्स लगाई। ठीक है, 1 से 2 की लिमिट्स लगाई। अब ये लिमिट्स सब्स्टिट्यूशन की बारी है, अपर लिमिट यहां प्लेस कर रहे हैं, पहले x की जगह 2 प्लेस कर रहे हैं, तो ये बन रहा है मेरा ln 4 2 8 8 and 3 11, तो ln 11 ये बन गया अपर लिमिट, डिनोमिनेटर में 4 रनिंग है, माइनस फिर लोअर लिमिट x की जगह 1 रखना है, तो बन रहा है ln 7, डिनोमिनेटर में 4 है, और इसको अपन कॉमन ले ले तो ये आपका ln 11 माइनस ln 7 अपॉन 4 आ रहा है। अब इसको जैसे मैंने बोला फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं, log a माइनस बी इज log a बाई बी करना है, वो अपन कर सकते हैं, ln 11/7 बन जाएगा, वो सब ठीक है। बट मेन वर्किंग क्या कि जैसे ही आपने देखा 1 अपॉन समथिंग, तो आपने ln समथिंग किया, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, लिमिट्स वगैरह अप्लाई किए, और ये अकॉर्डिंगली आपका इंटीग्रेट हो पाया। ठीक है, तो बच्चों जब भी इस तरह का सिनेरियो आ रहा है, इस सेटअप में अगर इक्वेशंस आ रही हैं, जैसे आप देखो, आप अगर ऑलरेडी फिजिक्स में एसएचएम वेव्स वगैरह अगर आपको ध्यान है, तो बच्चों आप एसएचएम वेव्स में आपको एक इंटीग्रेशन करना होता है, या ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको इंटीग्रेशन करना होता है, लेट्स से साइन ओमेगा टी प्लस फाई का, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अभी अपन ने सीख लिया कि साइन समथिंग है, और साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, अपन इसको साइन टी मान रहे हैं पूरा, ये साइन समथिंग हो गया, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसका इंटीग्रेशन हुआ, और फिर जो टी का कोएफिशिएंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ये ओमेगा, ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लिख दिया। ठीक है, तो अभी तक अपन ओवरऑल देखें तो बच्चों लेक्चर की शुरुआत में आपने इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया, समेशन से उसको कंपेयर किया, इंटीग्रेशन का पूरा सिंबल समझा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपने सीख लिया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए, सी x टू द पावर n को हैंडल करना सीखा, पूरा पॉलिनोमियल अगर गिवन है ना, ये स्क्वायर क्यूबिक वगैरह इक्वेशंस गिवन है वो देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख ला, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इनडेफिनेट है तो प्लस सी लग रहा है, डेफिनेट है तो लिमिट्स इस तरह से हैंडल हो रही हैं, और फिर उसके बाद आपने ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्दर इस वाले कैटेगरी में आए, और यहां पे स्पेशल केस भी एनालाइज कर लिया, एंड ये आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है, मैंने बोला जो आपका मैथमेटिकल पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो आपने सीख लिया है। ठीक है, तो गाइज यहां तक का पोर्शन आप फिनिश करो, जो शीट जो डीपीपी इसके साथ अटैच्ड है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स में ये इंटीग्रेशन कहां अटैच होगा, कैसे काम आएगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन v है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन v है, सीखा था लास्ट लेक्चर में, तो v का इंटीग्रेशन जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेके जाएगा।
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी की तरफ जाओगे। चार्ज के डिफरेंशिएशन से अगर करंट मिल रहा है तो करंट के इंटीग्रेशन से चार्ज मिल रहा होगा, है ना। वर्क डन के डिफरेंशिएशन से अगर पावर मिल रही है तो पावर के इंटीग्रेशन से वर्क मिलने वाला है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में कि ए का डिफरेंशिएशन अगर बी है तो बी के इंटीग्रेशन से हम ए पे पहुंच पाएंगे। तो इस पूरे एनालिसिस को, मतलब एप्लीकेशन जो है इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कहां है, कैसे है, विद कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो अपने अगले लेक्चर का पार्ट रहेगा। तब तक इस पोर्शन को आप फिनिश करके रखो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एप्लीकेशन पार्ट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।